Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Sayyid Osama Shah. You are watching my YouTube channel D Cipher. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी को और इसके साथ जो है वो सेल बायोलॉजी की ग्रोथ को ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड देन 19th सेंचुरी। इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी का जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और इसकी डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने साइटोलॉजी वर्सेस सेल बायोलॉजी पे बात की थी। तो आज हम जो है वो हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले जो नाम आते हैं वो है एरिस्टोटल और पैरासेल्सस। बेसिकली ये दोनों जो थे वो ग्रीक फिलासफर्स थे, एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स। तो इन दोनों ने ये कंक्लूड किया था या ये नतीजा निकाला था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स however complicated are constituted of a few elements which are repeated in each of them। इन्होंने ये कहा कि तमाम एनिमल्स और तमाम प्लांट्स चाहे वो कितने ही क्यों ना कॉम्प्लिकेटेड हों, वो कुछ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं जो उनमें से हर एक के अंदर रिपीट होते हैं। यानी इन प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी वो रिपीट होते हैं। Actually, they were referring to the macroscopic structure of an organism। तो इनका इशारा मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की तरफ था। यानी मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से होते हैं? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। तो अब वो जो एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मिलकर बने हैं और ये जो वो एलिमेंट्स इनके अंदर रिपीट भी होते हैं, वो कौन से हैं जी? प्लांट के केस के अंदर हमारे पास रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर कॉमन होते हैं और तमाम प्लांट्स के अंदर ये रिपीट होते हैं। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल्स के केस के अंदर ये सेगमेंट्स या ऑर्गन्स आ जाते हैं जो एनिमल किंगडम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो बेसिकली ये इन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहे थे कि जो जिनसे मिलकर ये प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें से हर एक के अंदर रिपीट भी होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास उसके बाद कई सदियों बाद यानी मैनी सेंचुरीज लेटर इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, यानी जो मैग्नीफाइंग लेंसेज हैं उनकी इजाद की वजह से द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड। तो माइक्रोस्कोप का जो दुनिया है वो डिस्कवर हुई। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है डेविंसी। डेविंसी जो है इन्होंने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इन लेंसेज के यूज को रिकमेंड किया। ठीक है, डेविंसी ने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इन लेंसेज के यूज को क्या किया? रिकमेंड किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आ जाते हैं कॉनरेड जेस्नर। कॉनरेड जेस्नर जो है बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट उनको स्टडी किया। किसको स्टडी किया जी? ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट के जो स्ट्रक्चर थे उनको स्टडी किया और उन ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट को कहा जाता है फोरामिनिफेरा। तो उनको स्टडी करने के बाद इन्होंने जो अपने रिजल्ट्स थे उनको पब्लिश किया। ठीक है, और फिर इन्होंने यानी कॉनरेड जेस्नर इन्होंने जो इनके जो स्केचेस बनाए यानी इन प्रोटोजोआस के इनके जो स्केचेस बनाए उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल थी कि ये उसी सूरत में जो है वो पॉसिबल है कि अगर कोई बंदा मैग्नीफाइंग लेंसेज का इस्तेमाल करे। तो विदाउट यूज ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज इतने डिटेल्ड में ये जो स्केच बनाना है ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली जो है इन्होंने मैग्नीफाइंग लेंसेज का इस्तेमाल किया होगा। तो ये हमारे पास जो है ये मैग्नीफाइंग लेंसेज जो है या मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट उनका जो बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल है उसका ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे पुराना रिकॉर्ड हमें ये मिलता है। फिर उसके बाद ये जो सेल बायोलॉजी है इसके अंदर जो मजीद जो इसकी जो ग्रोथ या इसकी जो डेवलपमेंट हुई है सेल बायोलॉजी के अंदर, तो बेसिकली इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज एंड देयर कॉम्बिनेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये जो सेल बायोलॉजी की जो ग्रोथ है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? डेवलपमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी जैसे ही जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो डेवलप होना शुरू हुई यानी उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आती गई, वो बेटर होती गई, तो उसके साथ साथ ये जो सेल बायोलॉजी है ये भी ग्रो करनी स्टार्ट हुई।
इसके अंदर जो है वो नए नए हमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कवर होना शुरू हुए, नई नई इंफॉर्मेशन जो है उसके वाले से हमें पता लगना शुरू हुआ। तो सिंपल वर्ड्स में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल बायोलॉजी इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रोथ ऑफ सेल बायोलॉजी ड्यूरिंग 16th एंड 18th सेंचुरी। अब सेल बायोलॉजी की जो ग्रोथ है 16th सेंचुरी के अंदर और 18th सेंचुरी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं वो है फ्रांसिस जेनेसन एंड ज़ेचेरियस जेनेसन। ये दो जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले जो है वो यूजफुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट की। फर्स्ट यूजफुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांसिस जेनेसन एंड ज़ेचेरियस जेनेसन इन 1590। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी उस माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज इस्तेमाल होते थे और उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो बिटवीन 10x to 13x थी। यानी कि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप या जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी उसकी मैग्निफिकेशन पावर 10x से 30x के दरमियान थी। यानी कि वो जो माइक्रोस्कोप थी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से 10 गुना से 30 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। और उन माइक्रोस्कोप्स को कहा जाता था उस टाइम पे फ्ली ग्लासेस। फ्ली ग्लासेस उनको किस लिए कहा जाता था? क्योंकि वो जो माइक्रोस्कोप थी वो बेसिकली स्मॉल होल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, स्मॉल होल ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसा कि फ्लीज आ जाते हैं और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं तो इनको देखने के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए इनको उस टाइम पे कहा जाता था फ्ली ग्लासेस। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने 1610 के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई। ठीक है, और वो जो माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल किया गया। उसके अंदर सिर्फ एक ही मैग्नीफाइंग लेंस इस्तेमाल होता था। और बेसिकली उस जो माइक्रोस्कोप थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको बनाने का मकसद क्या था? वो प्राइमरीली जो है वो फसीड्स की अरेंजमेंट को देखने के लिए इस्तेमाल होती थी इन दी कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की कंपाउंड आई के अंदर फसीड्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट को देखने के लिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि गैलीलियो गैलीली ने बनाई थी वो इस्तेमाल होती थी। अब फसीड्स क्या होते हैं? फसीड्स बेसिकली इंसेक्ट की कंपाउंड आई के अंदर 1000 ऑफ टिनी इंडिविजुअल लेंसेज होते हैं। जिस तरह अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी दो आंखें हैं, एक आंख के अंदर भी एक लेंस है, दूसरी आंख के अंदर भी एक लेंस है, और ये बड़े लेंसेज हैं, दो लेंसेज हैं टोटल। जबकि इंसेक्ट की आई को अगर आप देखें तो ये हनीकॉम्ब लाइक आपको वो नजर आएगी, जिस तरह शहद की मक्खियों का जत्था होता है ना, बिल्कुल उस तरह के। और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज मौजूद होते हैं जिनको फसीड्स कहा जाता है। और हर एक फसीड जो होता है वो एक अपने जो है वो हिसाब से इमेज को कैप्चर करता है, और फिर ये तमाम जितने भी फसीड्स इमेज को कैप्चर करते हैं वो मिलकर एक बड़ी इमेज जनरेट करते हैं। तो इस तरह इंसेक्ट जो है वो अपने से बाहर की दुनिया को देखता है। ठीक है, ये फसीड्स आ गए। इसके बाद हमारे पास आ गए मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी जो है ये बेसिकली इटालियन माइक्रो एनाटोमिस्ट, और ये वो पहले बंदे हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके जो है वो एनिमल टिश्यूज को स्टडी किया, उसको एग्जामिन किया और फिर उसको डिस्क्राइब भी किया। ठीक है, तो मार्सेलो मेलपिगी जो हैं ये वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल टिश्यूज जो है उसको स्टडी करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। और वो जो टिश्यूज थे, वो जो एनिमल टिश्यूज थे, वो जिन आर्गन से लिए गए, वो आर्गन्स कौन कौन से थे, किन किन आर्गन से वो टिश्यूज लिए गए थे? वो जो है वो ब्रेन से लिया गया, लिवर से लिए गए, किडनी से लिए गए, स्प्लीन से लिए गए, लंग्स से लिए गए और टंग से लिए गए। तो फिर उन टिश्यूज को लिया गया, फिर उनके थिन स्लाइसेस को माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो उसको रख के उसको स्टडी किया गया, एग्जामिन किया गया, फिर उसको डिस्क्राइब किया गया। फिर यही मार्सेलो मेलपिगी, यही वो साइंटिस्ट है, इन्होंने प्लांट टिश्यूज को भी स्टडी किया और फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो प्लांट टिश्यूज हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उन स्ट्रक्चरल यूनिट को उस टाइम उसने कहा, जो नाम दिया वो है यूट्रिकल्स, जिसको आज हम सेल बोलते हैं, लेकिन उस टाइम इन्होंने कहा कि वो जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो कौन से हैं? यूट्रिकल्स हैं।
फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट हुक। ये जो नाम है इससे आप सारे वाकिफ़ होंगे, ख़ासकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इनको जानते होंगे। ये रॉबर्ट हुक ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। ठीक हो गया। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं बेसिकली ये इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे। ठीक है, इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे और इनको जो है सेल की जो टर्म है उसको कॉइन करने पर जो है वो क्रेडिट दिया जाता है कि यही वो बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो सेल को डिस्कवर किया, फिर उसको नाम भी दिया। ठीक हो गया। अब इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री इस तरह है कि ये रॉबर्ट हुक जो है ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिस्ट हैं, तो ये अपनी माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे, अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको तैयार कर रहे थे। तो उसकी मैग्नीफिकेशन को चेक करने के लिए इन्होंने रैंडमली जो है वो कॉर्क, ड्राइड कॉर्क जो था उसका थिन स्लाइस लिया और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसका मुशाहिदा करने लगे। तो जब उन्होंने उस कॉर्क को, उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया, बिल्कुल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। शहद की मक्खियों का जिस तरह छत्ता होता है बिल्कुल उस तरह का उनको ये स्ट्रक्चर नजर आया। बेसिकली वो ये थे चैम्बर्स थे, इस तरह के चैम्बर्स नजर आए। ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस नजर आए और उन्होंने उसको नाम दिया सेल, सेल का नाम दिया। और ये जो कॉर्क हमने अभी जिसको डिस्कस किया है, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क बेसिकली जो है आउटर मोस्ट डेड लेयर ऑफ वुडी प्लांट्स। ठीक है, वुडी प्लांट्स की सबसे ऊपर वाली जो डेड लेयर, डेड सेल्स जो होते हैं, तो वो जो लेयर है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक हो गया। और जिस कॉर्क को इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व किया था वो कॉर्क जो था वो था ओक ट्री का। ठीक है, ओक ट्री का था जिसको कर्कस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्कोप जिसके अंदर इन्होंने उस कॉर्क को रख के ऑब्जर्व किया उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो थी 30x, कि वो किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से 30 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपने जो कलेक्शन ऑफ एसेज थे उनको पब्लिश किया अंडर द टाइटल माइक्रोग्राफिया। यानी अपनी इस बुक के अंदर उन्होंने अपने जो एसेज थे, कलेक्शन ऑफ एसेज, वो उस बुक के अंदर उन्होंने लिखे। और उन एसेज में से जो एक एसे है वो कॉर्क को जो है वो डिस्क्राइब करता है एज अ हनीकॉम्ब ऑफ चैम्बर आर सेल्स। तो आपको जो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक की जो बुक माइक्रोग्राफी है उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, उसमें से उसके वहाँ पर बहुत सारे जो एसेज हैं उनमें से एक ऐसे जो है वो इस डिस्कवरी के हवाले से आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसमें से एक जो ऐसे है उसमें कॉर्क को जो है एज अ हनीकॉम्ब ऑफ चैम्बर्स या सेल डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो रॉबर्ट हुक ने ये जो चैम्बर्स देखे, अगर इसमें से मैं एक को इधर बाहर ड्रा करूं तो इस तरह ये इसको एम्प्टी चैम्बर्स, एम्प्टी स्पेसेस नज़र आई थी। तो असल में ये जो चीज़ें इसने देखी, ये जो बाउंड्रीज, ये उस सेल की जो थी वो सेल वॉल थी। ठीक है, और ये अंदर वाला जो पोर्शन था ये खाली था, एम्प्टी था। क्यों? क्योंकि ये जो लिविंग पोर्शन है सेल का वो रिड्यूस हो चुका था, ये डेड सेल्स थे तो उनका लिविंग पोर्शन या प्रोटोप्लास्ट जो है वो रिड्यूस हो चुका था। तो असल में जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल भी है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो है जब उसने वो स्ट्रक्चर्स को देखा तो असल में उसको जो बाउंड्री नज़र आई थी वो बाउंड्री क्या थी? सेल वॉल।